आजाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे तेहरान में लगी भयंकर आग, काले धुएं से सहमा पूरा शहर। रूस की अमेरिका को सीधी वार्निंग, कहा ईरान पर धमकी नामंजूर। आयतुल्लाह खामनेई के रूस को भेजे सीक्रेट पैगाम की चर्चा। ईरान डील का नया किस्सा आया सामने और डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, कहा या तो ईरान हमारी बात माने या फिर बुरी चीजें झेलने के लिए रहे तैयार। शुरुआत करते हैं शो की। तेहरान के बाजार में अचानक आग लगी और आग से निकले धुएं ने शहर को दहला दिया। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के जन्नत आबाद इलाके की जन्नत मार्केट में अचानक ऐसी आग भड़की कि दूर दूर तक काला धुआं दिखाई देने लगा और आसपास के लोग खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। 3 फरवरी की दोपहर लगी आग ने सबको खौफजदा कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ ही मिनटों में आग ने मार्केट के अंदर कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा इलाका धुएं से भर गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें फौरन मौके पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने की उन्होंने कोशिश की। फिलहाल जो अभी अपडेट हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। अब तक किसी के जान माल के नुकसान की, खास तौर से जान के नुकसान की खबर नहीं है। माल के तो नुकसान हुआ ही है। कोई ऑफिशियल जानकारी ऐसी नहीं है कि किसी की मौत हुई हो इस हादसे में, लेकिन जिस तरह का धुआं उठा उसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी, क्योंकि ये चर्चा चलने लगी कि दूर से जो लोग देख रहे थे उन्होंने सोचा या पता करने की कोशिश की कि कहीं ये आग किसी हमले के नतीजे में तो नहीं लगी है, क्योंकि आजकल ईरान में या तेहरान में या किसी भी जगह ईरान की किसी शहर में एक ज़रा सा हादसा हो जाए तो फिर उसे हमले से जोड़कर देखने लगते हैं। बहुत से सोशल मीडिया पर लोग भी ऐसे हैं जो इस खबर को हमले की खबर बताकर बेचने लगते हैं। तो मुझे लगा कि पहले ये खबर दिखाकर आपको आगाह कर दें कि आग थी, खतरनाक थी, भयंकर थी, लेकिन कोई हमला नहीं थी, ये एक हादसा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। रूस ने एक सख्त लाइन खींचते हुए कह डाला है कि ईरान पर अमेरिका की धमकियां काबिले बर्दाश्त नहीं है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने ईरान के खिलाफ नई अमेरिकी मिलिट्री धमकियों को बिल्कुल नामंजूर बताया और कहा कि अगर दोबारा हमला हुआ तो उसके असर पूरे रीजन और इंटरनेशनल सिक्योरिटी तक जाएंगे। 3 फरवरी को यह खबर ईरान के मीडिया के हवाले से भी सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लिखे जवाब में सर्गेई लावरोव ने यह दोहराया कि रूस लगातार तनाव कम करने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के इर्द गिर्द बने प्रेशर को घटाने की कोशिश कर रहा है। यानी रूस लगातार अपने दोस्त ईरान के लिए काम कर रहा है ताकि उस पर दबाव भी कम हो और उस पर हमला भी ना हो। सर्गेई लावरोव ने कहा कि किसी भी तरह की नई स्ट्राइक गंभीर नतीजे यानी कि सीरियस उसके जो हैं वो नताइज सामने आएंगे और वेस्ट एशिया को और ज़्यादा इंस्टेबल कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से हवा देकर पैदा किए गए अंदरूनी हंगामे को बहाना बनाकर दोबारा हमला करना ग्लोबल स्टेबिलिटी को सीधा नुकसान पहुंचाएगा। रूस का कहना है कि हालात पहले ही नाजुक हैं और ऐसी चालें आग में तेल डालने का काम करेंगी। उधर अमेरिका सेंटकॉम के जरिए यानी सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जरिए रीजन में जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और फोर्स भेजता जा रहा है, जबकि ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी भी हमले का जवाब तेज और सख्त होगा। सवाल यह है कि क्या बड़े मुल्क अब भी इन हालात पर ब्रेक लगा सकते हैं या बयान ही अगली लड़ाई की जमीन तैयार करेंगे। अगली खबर एक सवाल के साथ शुरू होती है। क्या आयतुल्लाह खामनेई का कोई सीक्रेट मैसेज रूस पहुंचा है? आखिर मॉस्को में क्या खेल चल रहा है? खामनेई ने पुतिन से क्या कहा है? आज इस्राएली मीडिया एक कहानी को बहुत जोर से घुमा रहा है। दावा यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक सीक्रेट मैसेज भेजा है और यह मैसेज मॉस्को में एक खास मीटिंग के दौरान पहुंचाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ये पैगाम लेकर गए थे और अब इस मैसेज को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ईरान अपने न्यूक्लियर कार्ड्स खुद खोलने लगा हो। हम इस खबर का दरअसल पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। हम बता रहे हैं कि एजेंडा भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि नई डील के बदले ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम को रूस ट्रांसफर करने पर राजी हो सकता है। ये कुछ वैसा ही मॉडल है जैसे 2015 में देखा गया था। साथ ही ये नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के कुछ हिस्सों को रोकने या सस्पेंड करने का सिग्नल दे रहा है ताकि अमेरिका के साथ टेंशन कम हो सके। दिलचस्प बात यह है कि ईरान कथित तौर पर सो कॉल्ड एक रीजनल कंसोर्टियम मॉडल चाहता है
रीजनल कंसोर्टियम मॉडल, यानी एनरिचमेंट किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं बल्कि साझा फ्रेमवर्क में हो, जो अमेरिका के पुराने प्लान से एक अलग लाइन है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस्तांबुल में इस जुमे को होने वाली बातचीत 2 ट्रैक पर चल सकती है, न्यूक्लियर और मिसाइल। पब्लिक स्टैंड में भले मिसाइल प्रोग्राम को लाइन से बाहर बताया जा रहा हो या जाता रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे वो भी टेबल पर आ सकता है इस्तांबुल में, यानी अमेरिका कह सकता है इस पर नकेल कसो। उधर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि बातचीत की तैयारी है, मगर शर्त यह है कि माहौल धमकी वाला नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी की टाइमिंग क्या कह रही है? इस्राएली मीडिया क्यों ये तस्वीर बना रहा है कि ईरान झुकने की तैयारी में है? क्या ये असल डिप्लोमेसी की झलक है या पहले से नैरेटिव सेट करने की कोशिश, ताकि आने वाली किसी भी डील को अपनी जीत बताया जा सके? दोस्तों, मुझे लगता है कि असली गेम शायद अभी पर्दे के पीछे चल रहा है और जो दिख रहा है वो सिर्फ उसका ट्रेलर है। हमने कल रात आपको खबर दिखाई, कल शाम, कि रूस की तरफ से, बल्कि पुतिन के दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि ईरान हमें अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम जो 400 किलो से ज़्यादा है वो दे दे, ताकि ये जंग का माहौल टाला जा सके। इसके बाद फिर हम लेट नाइट या नाइट में बुलेटिन लाए और हमने आपको बताया कि ईरान ने क्लियर कर दिया कि हमारा कहीं भी किसी के पास भी यूरेनियम नहीं जाएगा किसी तीसरे मुल्क में। लेकिन फिर ये बातें निकल रही हैं, तो हमें ये बताना आपको ज़रूरी है कि इसराइल में क्या चल रहा है और इसराइल किस तरीके से दुनिया के सामने खबरें पेश कर रहा है। इसलिए ऐसी खबरों का पोस्टमार्टम भी ज़रूरी हो जाता है। खामनेई साहब का बयान या उनका मैसेज तो गया होगा रूस, वो ये हो सकता है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड कर देंगे, लेकिन अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी को सौंप देंगे या पूरी तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड कर देंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ईरान इसके लिए राजी हो जाएगा। इतना तो कोई ईरान को झुका नहीं सकता। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की धमकी सुनिए। ये ट्रंप की धमकी बनाम ईरान की जिद की कहानी है, सुन लीजिए। ताज़ा धमकी में ट्रंप ने ईरान से कहा है बैड थिंग्स विल हैपन, बुरी चीजें होंगी। क्यों? सुनिए। ट्रंप अब दुनिया की नज़र में एक ऐसे लीडर की तस्वीर बन चुके हैं जो हर डील से पहले सामने धमकी रख देता है, और उसके सामने है इस वक्त ईरान जो खुद को झुकने से इनकार करने वाली जिद्दी कौम की तरह पेश कर रहा है। यानी धमकी और जिद की ये कुश्ती है। इसी टकराव के बीच जुमे को तुर्की के शहर इस्तांबुल में दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर बातचीत फिर शुरू होने जा रही है। टेबल सजेगी, एक तरफ कुर्सी पर धमकी होगी और दूसरी तरफ जिद। अमेरिका के खास एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची आमने सामने बैठेंगे। मकसद वही पुराना, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जमी बर्फ तोड़ना और एक नई रीजनल जंग के डर को पीछे धकेलना। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही हमारी 3 फरवरी की सुबह और अमेरिका की 2 फरवरी की रात को ट्रंप ने फिर तल्ख लहजा अपनाया। उनका कहना है कि अगर डील नहीं बनी तो बुरी चीजें होंगी, और साथ ही ये भी दोहराया कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ये हर रोज़ वो कहते हैं। यानी टेबल पर डिप्लोमेसी है, लेकिन उसके पीछे खड़ी है मिलिट्री की परछाई। एक रीजनल डिप्लोमेट के मुताबिक सऊदी अरब और मिस्र जैसे मुल्कों के नुमाइंदे भी इस प्रोसेस में मौजूद रहेंगे। तुर्की में, जहाँ तक मुझे पता है, सबके फॉरेन मिनिस्टर्स जाएंगे ताकि टकराव को फैलने से रोका जा सके। अब असली सवाल यह है कि क्या धमकी और जिद के इस माहौल में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, या इस्तांबुल की यह मुलाकात भी सिर्फ अगली टक्कर से पहले का सन्नाटा साबित होगी? पता नहीं। एक भारत की खबर लेते हैं, क्योंकि हमने सुबह एक बुलेटिन दिखाया। अमूमन मैं अपने मुल्क की खबर को नहीं छूता, छूने का नतीजा देख लीजिए। व्यूज़ आप लोग नहीं देखना पसंद करते हैं इंडिया की खबरें, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट का चैनल सेट हो चुका है, और इसकी वजह से छोड़िए। राहुल गांधी ने क्या कहा है, सुनिए। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच एक डील हो गई है, मोदी और ट्रंप के बीच। 25% से ट्रंप ने हमारा टैरिफ घटाकर 18 कर दिया है। हमारा माल अब वहाँ 18% टैक्स के साथ बिकेगा। अमेरिका का माल हमारे यहाँ 0% पर आएगा। ट्रंप बोले अब इंडिया रूस से तेल नहीं खरीदेगा, हमसे खरीदेगा और हमारे कंट्रोल वाले वेनेजुएला से खरीदेगा। यानी ट्रंप ने अपनी शर्तों पर मोदी को मनवा लिया है। ये सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन मोदी और गोदी चैनल ये कह रहे हैं, मतलब मोदी के मानने वाले और गोदी चैनल, मोदी खुद नहीं कह रहे हैं कि ये तो भारत की जीत है। कांग्रेस क्या कह रही है?
मेन अपोजिशन पार्टी। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी। उनका ये बयान है, मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, बाइट तो ANI की है, वो स्ट्राइक मार देंगे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी उसमें कुछ बदला नहीं और कल शाम उस ट्रेड डील को साइन कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी पर भयंकर प्रेशर है। उनकी इमेज का जो गुब्बारा है, जिसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया था, वो फूट सकता है। असल में समस्या नरवणे जी का बयान नहीं है, ये साइड शो है। बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं। इस ट्रेड डील से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के किसानों की मेहनत को बेच दिया है। इसलिए बेचा है क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ किसानों को नहीं, पूरे देश को बेच दिया है। इसलिए मुझे संसद में बोलने नहीं दे रहे। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वही लोग उनकी इमेज को फोड़ने में लगे हैं। और प्रेशर 2 बातों का है। पहला, एप्स्टीन फाइल्स, ये कांग्रेस का ट्वीट है और राहुल गांधी का बयान। पहला, नरेंद्र मोदी पर प्रेशर 2 बातों का है। पहला, एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत माल है जिसे रिलीज नहीं किया गया है। एप्स्टीन फाइल्स में जो है उसे पूरा देश जानना चाहता है। दूसरा प्रेशर है अडानी पर केस। अमेरिका में अडानी पर केस है, लेकिन अमेरिका अडानी को टारगेट नहीं कर रहा है। ये टारगेट नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर है। जो अडानी पर केस है वो दरअसल नरेंद्र मोदी पर केस है। नरेंद्र मोदी के ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं और देश समझ ले कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी। इसके अलावा कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो में देश के किसानों की हालत दिखाई गई है। वो किसान जो सस्ती होने की वजह से, लागत ज्यादा और आमदनी कम होने की वजह से अपनी सब्जियों को सड़कों पर फेंक देता है, आलूओं को, टमाटर को सड़ने देता है, क्योंकि वो मंडी ले जाएगा उसे बेचने, तो माल भाड़ा ट्रैक्टर का और डीजल ज्यादा लग जाएगा, उसे फेंकना ही आसान है। अब उसकी लागत जो थी वो सड़क पर पड़ी है और किसान हमारा आत्महत्या भी करता है। और कांग्रेस क्या कह रही है कि अमेरिका की ट्रेड डील भारत के किसानों पर हमला है। अमेरिका की कृषि मंत्री ने कहा कि अमेरिका के किसानों के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बिकेंगे। ट्रंप ने इस डील को अमेरिका के किसानों का ट्रंप ने इस डील करके अमेरिकी किसानों का फायदा कराया और भारत के किसानों की हालत पहले ही ऐसी तैसी लगी हुई है। पीएम मोदी, इट्स टाइम टू हैव मन की बात ऑन दिस। कांग्रेस ने एक फोटो शेयर किया है, मोदी सर झुकाकर खड़े हैं और कहा जा रहा है कि अब टाइम है इस मुद्दे पर मन की बात करने का। पीएम मोदी, ट्रंप सेज मोदी टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल लेना बंद करेंगे, भारत रूस से तेल लेना बंद करेगा। अब ये पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रधानमंत्री मोदी, हु इज डिसाइडिंग इंडियाज एनर्जी पॉलिसी। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है? लोग पूछ रहे हैं हम किसके लिए वोट दे रहे हैं। अगर भारत की नीतियों का फैसला बैठकर ट्रंप करता है व्हाइट हाउस में, तो भारत की सरकार कौन है? ये ट्रंप कौन है जो ये डिसाइड करेगा कि भारत किससे तेल लेगा और किससे नहीं? वो कह रहा है रूस से लेना बंद करेगा, अमेरिका से ज्यादा लेगा, वेनेजुएला से लेगा, हमारा $500 बिलियन का बिजनेस होगा, हमारा माल 0% पे बिकेगा, इंडिया का माल अमेरिका में 18% पे बिकेगा, हमारा माल जो टैक्स दे पाएंगे वो लेंगे, यहां तो हर कोई ले लेगा जो ले सकता है 0% टैक्स। ये कह रहे हैं कि कृषि की बल्ले बल्ले, जबकि कांग्रेस कह रही है कि कृषि, भारत के किसानों की रेड लग गई। भाई उनके प्रोडक्ट अगर यहां बिकेंगे एग्रीकल्चर के, तो हमारा क्या होगा? बड़ा चक्कर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज्यादा बोलूंगा तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।